नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। साथ में जो देश के बहादुर पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी कहानियां भी सुनाते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है देश की सुपर कॉप केपीएस गिल की, जिन्होंने पंजाब से आतंकवाद का सफाया किया। और आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 391। केपीएस गिल सीरीज की स्टोरी नंबर है 32। इसका मतलब ये कि खबरों के पीछे में केपीएस गिल की श्रृंखला की शुरुआत हुई एपिसोड नंबर 360 से। देखिए, हम साल 1990 में हैं और किसी फ्लैशबैक में नहीं जाते हैं। आपको पता है, केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार है। आतंकवाद के खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार की रणनीति बहुत ही धुलमुल है, या यूं कहें कि स्पष्ट नीति है ही नहीं। पंजाब में जो गवर्नर बनाकर भेजे गए वीरेंद्र वर्मा, उन्होंने तो और ही चौपट कर दिया। अब पंजाब में पंजाब पुलिस को, जिसके मुखिया केपीएस गिल हैं, उन्हें गो स्लो कहा जा रहा है, धीरे चलने को। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की कोशिश की जा रही है और उधर मानवाधिकार और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नाम पर दूसरे तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। पंजाब पुलिस को अपमानित किया जा रहा है। अखबार में अब पंजाब पुलिस के जुल्म और ज्यादती की खबरें छप रही हैं। आतंकी जो कर रहे हैं उन्हें बयान नहीं किया जा रहा है। मतलब माहौल फिर से बिगाड़ दिया गया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। केपीएस गिल परेशान है क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति जब बेपटरी हुई है तो आतंकियों ने, जिन्हें समर्थन मिल रहा है पर्दे के पीछे से, वे अब खतरनाक रणनीति पर चल रहे हैं। वे अब पुलिस वालों के, जो आतंकियों से लड़ रहे हैं, उनके परिवार वालों को निशाना बना रहे हैं। परिवार को धमकी दे रहे हैं कि वर्दी उतारने को कहो, और जो छुट्टी पर पुलिस वाले जा रहे हैं उनकी हत्या हो रही है। साल 1990 में 506 पुलिस वाले मारे गए, जिनमें अधिकांश छुट्टी पर अपने गांव गए हुए थे। आगे 1991 में 134 और संख्या बढ़ गई। देखिए, केपीएस गिल को इस बात का एहसास है और दुनिया में जितने युद्ध आपने देखे होंगे, जितनी लड़ाइयां आपने देखी होगी, उसमें इसका उदाहरण नहीं मिलेगा, चाहे वह युद्ध कन्वेंशनल हो या ट्रेडिशनल हो। कि देखिए, सैनिक तो मारे जाते हैं लड़ते लड़ते, सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन दुश्मन ने कभी परिवार को निशाना नहीं बनाया। लेकिन पंजाब के आतंकवाद में अब यह भी हो रहा है। और जब आतंकी इस प्लान पर काम कर रहे हैं कि हम पुलिस वालों के परिवार को भयभीत करेंगे, धमकी देंगे, तो अब पुलिस का मनोबल टूट रहा है। केपीएस गिल बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तीफा देने का दबाव है। केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, मैंने अपने नेतृत्व की क्षमता से इसे रोकने की कोशिश की, फिर भी 600 से अधिक ऐसे पुलिस वाले थे जिन्होंने आतंकियों के भय से इस्तीफा दे दिया। लेकिन हमने समानांतर पंजाब पुलिस की ताकत बढ़ाई। पंजाब पुलिस में अब 60,000 जवान थे, लेकिन हमने स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ और पंजाब होमगार्ड को शक्तिशाली बनाया। जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे, अब तो उनकी तैनाती उन इलाकों में ही विशेष रूप से कर दी गई थी, उन जिलों में ही विशेष रूप से कर दी गई थी जहां आतंकवादी पनाह लिए हुए थे। 15,000 पंजाब होमगार्ड में नई भर्तियां हुई और 10,000 वॉलंटियर्स ऐसे तैयार किए गए जो विलेज डिफेंस सिक्योरिटी के तहत थे। खैर, केपीएस गिल कहते हैं, हमने यह देखा कि अखबारों को भ्रष्ट कर दिया गया, अखबारों को भयभीत किया गया। अब अखबार में जो खबरें छप रही थी वह जुल्मो सितम की, और वह भी पंजाब पुलिस की। आतंकी तो हीरो फिर से बनाए जा रहे थे। तो ऐसे में अब क्या करें? अब जनता का मिजाज भी बिगड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि अखबार का सर्कुलेशन, तब मीडिया का मुख्य साधन अखबार ही था और सूचना का स्रोत भी अखबार था। केपीएस गिल कहते हैं कि पंजाब की इस विषम परिस्थिति में मैं सलाम करता हूं पंजाब केसरी समूह को, हिंद समाचार ग्रुप को, कि यह अखबार पंजाब केसरी समूह कभी आतंकियों से डरा नहीं। इतनी शहादत दी पंजाब केसरी समूह ने, इनके मालिकों ने, इनके पत्रकारों ने, इनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने। मैं एक रिपोर्ट पढ़ता हूं
SK दुआ हैं देश के जाने माने पत्रकार। वे कहते हैं जब पंजाब में आतंकवाद था तो मीडिया में अकेला पंजाब केसरी समूह ऐसा था जो विशुद्ध रूप से 100% आतंकियों के खिलाफ था और पंजाब के पक्ष में खड़ा था, पंजाब को बचाना चाहता था। आतंकी पंजाब केसरी की खबरों को बर्दाश्त नहीं करते थे, पंजाब केसरी को बंद कराना चाहते थे, लेकिन पंजाब केसरी के जो प्रोमोटर थे वह भी कभी डरे नहीं। परिणाम यह हुआ कि पंजाब केसरी के 62 एम्प्लॉयज, जर्नलिस्ट और ऑनर मारे गए। देखिए, जो पंजाब केसरी के संस्थापक थे, फाउंडर लाला जगत नारायण, आज़ादी के पहले, मतलब जब अविभाजित भारत था, अखंड भारत था, तब उनका जन्म आज़ादी के बाद के पाकिस्तान वाले हिस्से में हुआ था। वे पंजाब आ गए थे। उन्हें 9 सितंबर 1981 को पंजाब के आतंकियों ने पंजाब के आतंक का चित्रण दुनिया को बताने के जुर्म में मार डाला था। 9 सितंबर 1981 को जब वे फिएट कार से जा रहे थे, रॉयल एनफील्ड पर सवार 2 आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया था। सोचिए कितनी बड़ी शहादत। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाला जगत नारायण की हत्या में भिंडरावाले का नाम साफ तौर पर आया था। तब भिंडरावाले इतना बड़ा नहीं हुआ था और भिंडरावाले को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, लेकिन लोकसभा में ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि लाला जगत नारायण की हत्या में भिंडरावाले का हाथ नहीं है। परिणाम स्वरूप 15 अक्टूबर 1981 को भिंडरावाले आजाद हो गया। बाद में उसने क्या किया आप जानते हैं। भिंडरावाले को मारने के लिए जो स्वर्ण मंदिर में जाकर बैठ गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देना पड़ा। तो सिर्फ लाला जगत नारायण ही नहीं, आगे 12 मई 1984 को, मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार के ठीक पहले, लाला जगत नारायण के बेटे रमेश चंद्रा को भी मार दिया आतंकियों ने। फिर भी पंजाब केसरी की आवाज खामोश नहीं हुई। वह आतंकियों से लड़ती रही, आतंकियों के खिलाफ खबर छापती रही, पंजाब पुलिस की उपलब्धियों को बताती रही। केपीएस गिल को इस बात का एहसास हुआ कि अकेला ऐसा अखबार है कि जो विषम परिस्थितियों में भी सच को बयां कर रहा है। तो अब क्या करें। अब आतंकियों ने क्या तांडव शुरू किया कि आतंकियों ने देखा कि पंजाब केसरी का हम डिस्ट्रीब्यूशन ही लोगों के बीच पहुंचना ही बंद कर दें। तो पंजाब केसरी को जो बांटने वाले लोग थे, जिन्हें हम हॉकर कहते हैं, पंजाब केसरी के हॉकर्स की हत्या होने लगी। जो उनके एजेंट थे छोटे छोटे शहरों में, उन पर अटैक किए जाने लगे और अमृतसर भटिंडा में तो पंजाब केसरी का डिस्ट्रीब्यूशन 100% रोक दिया गया। जो गाड़ियां ले जाती थी अखबार को, पंजाब केसरी को, उन पर बमबारी हुई। जो पंजाब केसरी का हेडक्वार्टर था जालंधर में, वहां बमबारी हुई। तो केपीएस गिल को लगा सरकार तो पंजाब केसरी को बचाने के लिए कुछ करेगी नहीं, दिल्ली की सरकार भी चुप है, पंजाब के गवर्नर भी चुप हैं। तो केपीएस गिल को लगा कि मुझे ही आगे आना होगा, मुझे अपने रिस्क पर पंजाब केसरी को बचाना होगा। तो जब अमृतसर और भटिंडा में पंजाब केसरी का डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया गया, जो अकेला अखबार था जो सच बोल रहा था, तो केपीएस गिल पहुंच गए जालंधर, चंडीगढ़ से। वे चंडीगढ़ में अपने दफ्तर से निकले, जालंधर पहुंचे और वहां पंजाब आर्म्ड पुलिस के हेडक्वार्टर में, इस बार जालंधर उनके आने का मकसद था हिंद समाचार ग्रुप के मालिकों से, संपादकों से मिलना। विजय चोपड़ा जो अब पंजाब केसरी को लीड कर रहे थे, ये उनका अनुभव, बताया हुआ अनुभव है। मुझे याद है केपीएस गिल ने मुझे फोन किया और कहा कि देखिए चोपड़ा साहब, मैं आपसे मिलने जालंधर आया हूं। अब आप बताएं कि मैं आपसे मिलने आपके दफ्तर आऊं या आप मुझसे मिलने पंजाब आर्म्ड पुलिस के हेडक्वार्टर आएंगे। तो केपीएस गिल ने यह फोन कहकर रख दिया। विजय चोपड़ा ने कहा मैं सोच कर बताता हूं। विजय चोपड़ा कहते हैं मैं ऑफिस में ही था, कुछ ही दिन पहले ऑफिस में बम ब्लास्ट हुआ था। मेरे बच्चे केपीएस गिल के आने की खबर से और सहम गए। उन्हें जब यह मालूम हुआ कि वे आना चाहते हैं या मिलने को मुझे बुला रहे हैं,
तो बच्चों ने कहा कि आपको नहीं जाना है पीएपी के हेडक्वार्टर में। यदि आप केपीएस गिल से मिलने जाएंगे या वे आएंगे तो आतंकी हमसे और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, तो आपको कतई नहीं जाना है। देखिए, विजय चोपड़ा जितना खतरा था वे अपना निकलना ऑफिस से बाहर बंद कर चुके थे। बच्चे पक्ष में नहीं कि केपीएस गिल से मुलाकात हो और अखबार के दूसरे कर्मचारी भी इस पक्ष में नहीं। लेकिन विजय चोपड़ा ने सोचा, हमने इतनी शहादत दी है पंजाब को बचाने के लिए, अब केपीएस गिल मुझसे ही मिलने को आए हैं और यदि मैं मिलने को तैयार नहीं हूं तो केपीएस गिल तो यही समझेंगे ये लाला लोग कायर ही होते हैं। तो मुझे कायर कहलाना, बुजदिल बनना कतई पसंद नहीं है। तो विजय चोपड़ा केपीएस गिल से मिलने को तैयार हो गए पीएपी के हेडक्वार्टर में जाने को। तो जब विजय चोपड़ा ने परिवार में फैसला सुना दिया कि हम मिलने जाएंगे, तो विजय चोपड़ा के साथ चलने को उनके भतीजे और बेटे भी तैयार हो गए। विजय चोपड़ा कहते हैं, मैंने अपने भतीजे को समझाया कि देखो ऐसा है, तुम मत जाओ। इस बात का खतरा है कि मुझे मारने के लिए जब मैं पंजाब आर्म्ड पुलिस के हेडक्वार्टर में पहुंचूंगा तो वहां भी आत्मघाती विस्फोट आतंकी कर सकते हैं, इसलिए घर में तुम्हारा रहना, भतीजे को कह रहे हैं, रहना आवश्यक है। क्योंकि यदि मेरी शहादत हो जाए, बेटे की शहादत हो जाए, तो घर की जो महिलाएं हैं उनकी देखभाल के लिए और जो हमारा प्रेस है, जो हमारी मीडिया है, जो हमारा पंजाब केसरी है, उसे संभालने के लिए कोई न कोई मर्द जरूरी है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने भतीजे को समझाया। समझ सकते हैं कि हालात, परिस्थितियां कितनी विषम थी। तो खैर, केपीएस गिल को विजय चोपड़ा ने बता दिया कि मैं आ रहा हूं मिलने। केपीएस गिल ने कहा कि आप स्वयं ना आए, मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूं। इसके कुछ ही देर बाद केपीएस गिल ने एक बुलेट प्रूफ कार और 60 में स्कॉट गाड़ी भेजी विजय चोपड़ा के पास। वे उस पर ही सवार होकर गए। कुछ देर के बाद दोनों की मुलाकात हुई। पंजाब आर्म्ड पुलिस के हेडक्वार्टर में दोनों आमने सामने बैठे थे। केपीएस गिल ने कहा, चोपड़ा साहब, मुझे पता है कि आप सच के साथ हैं, आप पंजाब को बचाना चाहते हैं, लेकिन आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। पर चिंता मत कीजिए, केपीएस गिल आपके साथ खड़ा है। मुझे इस बात की खबर है कि आपके हॉकर्स मारे जा रहे हैं, आपके एजेंट टारगेट्स किए जा रहे हैं और आपके अखबार के सर्कुलेशन को रोका जा रहा है, अखबार की प्रतियां नहीं बांटने दी जा रही है। क्या यह सच है? तो विजय चोपड़ा ने कहा, हाँ, यह सच है। तो केपीएस गिल ने कहा कि मुझे बताइए किन किन शहरों में, किन किन जगहों पर अखबार को बंटने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर जानकारी आई, अमृतसर और भटिंडा में तो 100% अखबार का सर्कुलेशन बंद करा दिया गया। कोई गाड़ी वहां अखबार लेकर जाने को तैयार नहीं है, कोई हॉकर वहां अखबार बांटने को तैयार नहीं है, कोई एजेंट अखबार रिसीव करने को तैयार नहीं है। केपीएस गिल ने कहा कि रुकिए। केपीएस गिल ने वहीं से संबंधित जहां जहां के बारे में खबरें थी उनके एसएसपी को फोन किया और सारे एसएसपी को कहा कि आप 2 घंटे के भीतर जालंधर हाजिर हो जाइए। विजय चोपड़ा कहते हैं, मैं आश्चर्यचकित था किस तरीके से वे त्वरित निर्णय लेते थे और 2 घंटे के भीतर ही सारे एसएसपी हाजिर हो गए। इसके बाद केपीएस गिल ने अपनी रणनीति बताई। केपीएस गिल ने कहा, पंजाब में और जहां अखबारों को बांटने से रोका जा रहा है, वहां जो पंजाब केसरी के हॉकर्स हैं, हमारे आपके घर तक अखबार पहुंचाने वाले हॉकर्स बंधु, उन सभी को सिक्योरिटी गार्ड दीजिए। सोचिए कितना बड़ा फैसला कि अब अखबार बांटने वाला हॉकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ होगा। उसके डर को समाप्त किया जाएगा, उसके भय को समाप्त किया जाएगा। और केपीएस गिल ने कहा कि जहां छोटे एजेंट हैं पंजाब केसरी के, छोटे शहरों में, वहां ऐसा कीजिए कि वहां आप थाने से ही अखबारों का वितरण शुरू करा लीजिए, पुलिस स्टेशन के भीतर से। वहां तो कोई खौफ नहीं रहेगा। एजेंट को वही बुलाइए, हॉकर को वही बुलाइए और लोगों में यह संदेशा प्रसारित कराइए कि पंजाब केसरी अखबार यहां उपलब्ध है। तो यह केपीएस गिल की व्यवस्था हो गई। फिर केपीएस गिल ने विजय चोपड़ा से पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए जालंधर शहर से कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विजय चोपड़ा ने केपीएस गिल को बताया करीब 20-25 गाड़ियां।
तो केपीएस गिल ने कहा कि ऐसा है कि सभी गाड़ियों को, जो गाड़ियां पंजाब केसरी अखबार को ले जाती है रात को, उन्हें पुलिस की सुरक्षा, पुलिस का एस्कॉर्ट प्रदान किया जाएगा और रास्ते में जो आतंकी आए उनके साथ मुठभेड़ होगी। अखबार को बचाया जाएगा, आतंकी को नहीं बचाया जाएगा। तो यह व्यवस्था कर दी गई। विजय चोपड़ा कहते हैं, ये देखिए, मैं कुछ दिन के बाद फिर मिला केपीएस गिल से और उस दिन ही जब यह बात चल रही थी, लंच पर भी हम लोग साथ थे, तो पता नहीं मेरे मन में यह सवाल क्यों पैदा हुआ कि मुझे लगा कि यह सरदार मतलब केपीएस गिल पागल हो गया है क्या? यह पंजाब को बचा रहा है या पंजाब केसरी को बचा रहा है, हिंद समाचार समूह को बचा रहा है? खैर, केपीएस गिल ने लंच के वक्त जो एसएसपी आए थे उन्हें यह भी कहा कि देखिए, हमने जो व्यवस्था की है उसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। हॉकर्स को सिक्योरिटी आज रात में ही प्रोवाइड किया जाएगा। जहां अखबार बाहर वितरण करना संभव नहीं है, थाने में व्यवस्था की जाएगी, एजेंट बैठाए जाएंगे, रास्ते में एस्कॉर्ट दिया जाएगा। और इस बात का ध्यान रखिए कि मैं सिर्फ निर्देश देकर ही नहीं जा रहा हूं, जहां जहां इसकी व्यवस्था की गई है वहां हम कल सुबह पहुंचेंगे और हम देखेंगे कि यह हुआ कि नहीं हुआ। तो विजय चोपड़ा कहते हैं कि देखिए, इसके बाद पंजाब केसरी अखबार जो सच बोल रहा था, आतंक को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, आतंकियों के खिलाफ था, उसका सर्कुलेशन फिर से चालू हुआ। ठीक है, इस दरमियान भी 2 हॉकर्स मारे गए, लेकिन यह उनकी भूल थी, उन्होंने सिक्योरिटी को अपने साथ नहीं रखा था। खैर, केपीएस गिल कहते हैं, पंजाब में आतंकवाद के सफाए में पंजाब केसरी अखबार की जितनी भूमिका है उसे हम सलाम करते हैं। खैर, ये तो पंजाब केसरी की बात हुई। अब देखिए, पंजाब का हाल ये हुआ कि पूरे प्रदेश में ये जो मानवाधिकार वाले थे और फैक्ट फाइंडिंग वाले थे, जो आतंकियों के हमदर्द थे, उनका धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। अब एक ओर पंजाब पुलिस के सामने चुनौती ये कि वह गोलियां चलाने वाले, बेकसूरों की हत्या करने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले आतंकियों से निपटे, और दूसरी ओर विधि व्यवस्था की समस्या ये पैदा कर दी गई कि धरना और प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ ही शुरू हो गया, आतंकियों के खिलाफ नहीं। अब ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनसे हम निपटते तो और हम पर सवाल पैदा किया जाता और कहा जाता कि ये जुल्मी है। खैर, केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, हमने यह महसूस किया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार पंजाब के मामले में बिल्कुल ही फेल रही, हमें कमजोर करने की कोशिश की गई। केपीएस गिल कहते हैं, देखिए, केंद्र का समर्थन हमें कितना मिला। पंजाब को 306 कंपनी, 306 कंपनी की जरूरत थी आतंकियों से निपटने के लिए, सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस की, केंद्रीय अर्धसैनिक बल की। लेकिन हमें मौजूद उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनने के वक्त तक 288 कंपनी ही हमारे पास थी, 288, मतलब पहले से कम थी। और अब जब स्थिति और खराब हो रही थी, हमने जब पहले आतंकवाद को एक घेरे में समेटने की कोशिश की थी, एक नक्शे में समेटने की कोशिश की थी, 3 जिलों में ही समेटने की कोशिश की थी, जब उसका फैलाव फिर से होने लगा था तो हमारे पास जो सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेस थे उनकी संख्या और कम कर दी गई। जो 288 कंपनी थी उसे घटाकर केंद्र सरकार ने अलॉटमेंट 274 कर दिया। और ये जो 274 कंपनियां थी उनमें से भी 27 कंपनी एक आर्मी प्लान के तहत आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए लगा दिया गया। मतलब अब आतंकियों से लड़ने को हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कम, और यह संख्या बढ़ाने की लड़ाई हमारी चलती ही। नवंबर आते आते फिर से 283, कभी भी 306 नहीं हुई। तो इन विषम परिस्थितियों में केपीएस गिल का साफ मानना है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार की प्रायोरिटी में कभी पंजाब रहा ही नहीं, आतंकवाद रहा ही नहीं। और फिर आपको पता है विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार किन परिस्थितियों में गिरी, किस तरीके से वह अंतर विरोध को झेल रही थी, अपने ही साथियों, अपने ही जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे उनके बीच किस तरीके का झगड़ा हो गया था। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भी नवंबर में गिर गई।
और जब नवंबर में दिल्ली में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री पद से हट गए, चंद्रशेखर अब देश के नए प्रधानमंत्री बने। पंजाब की समस्या अब भी बरकरार है और केंद्र की नीति स्पष्ट नहीं है। मोर्चे पर अकेले केपीएस गिल लड़ रहे हैं। अब चंद्रशेखर ने शपथ ली है। वे आतंकियों के साथ क्या नजरिया रखते हैं, केपीएस गिल को और लड़ने की छूट मिलती है या उनका बोरिया बिस्तर बांध दिया जाता है, यह कहानी भी बहुत रोचक है। लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 392 का, जिसका प्रसारण कल रात 9 बजे होगा। तो चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, कोई संशोधन चाहते हैं, तो आप हमसे gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने बताने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का आपको पता है तो हमें जरूर बताइए। हम उन कहानियों को अपनी डायरी के पन्नों में तलाशेंगे। यदि कहानी डायरी में नहीं मिली तो रिसर्च टीम को कहेंगे, जैसा केपीएस गिल की कहानी हमारी रिसर्च टीम ने तैयार की है। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। ध्यान रखिएगा कि केपीएस गिल की श्रृंखला खत्म होते ही हम बिहार की कहानियां लेकर आ रहे हैं, इसलिए बने रहिएगा खबरों के पीछे के साथ। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे केपीएस गिल सीरीज की स्टोरी नंबर 33 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।